Hello friends, welcome back to Passionata. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of chapter My Elder Brother. Okay, so we are continuing with our English book of class 5th Marigold and this is our unit number 4. Alright, so last class में हमने इसके explanation discuss की थी, story देखी थी और एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमें सीखने को मिला था कि चाहे कुछ भी हो हमें रिजल्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए लेकिन हमें अपने एफर्ट्स पर फोकस जरूर करना चाहिए। कभी कभी हमारा लक हमारे साथ होता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा लक हमारे साथ होगा। इसीलिए हमें एफर्ट्स करके पढ़ाई करनी चाहिए, तुक्के में नहीं चलना चाहिए कि आज मेरे अच्छे नंबर आ गए हैं और मैंने टॉप कर लिया तो बस भाई मैं जीनियस हूँ। नहीं, आपको एफर्ट्स डालने चाहिए ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज फन। व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुन्ना को बहुत पसंद थी, मुन्ना करना पसंद करता था? मुन्ना लाइक टू प्ले गेम्स एंड फ्लाई काइट्स। तो मुन्ना को पसंद था गेम्स खेलना और पतंग उड़ाना। ही ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और उसको साथ में ड्राइंग भी बहुत पसंद थी, एनिमल्स और बर्ड्स की पिक्चर्स ड्रॉ करना उसे पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? कि भैया पूरे दिन क्या करते थे? सो आंसर इज भैया स्टडीड ऑल डे। भैया पूरे दिन पढ़ाई करते थे। Sometimes he read books and sometimes wrote the same word and sentence several times in order to learn them. कभी कभी वो किताबें पढ़ते थे और कभी कभी वो लिखकर चीजें रिपीटेड टाइम्स लिखते थे, मल्टीपल टाइम्स लिखते थे ताकि उन्हें चीजें याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है लिखने से हमें हमारे दिमाग में चीजें छप जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम? कि मुन्ना भैया के द्वारा बनाए गए टाइम टेबल से खुश क्यों नहीं था? आंसर इज इट वाज बिकॉज मुन्ना लव टू प्ले बट देयर वाज नो स्कोप फॉर इट इन द टाइम टेबल। कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि मुन्ना को खेलना बहुत पसंद था और उसके टाइम टेबल में खेलने के लिए कोई स्लॉट था ही नहीं। ठीक है, तो वो पॉसिबल ही नहीं था, उसके लिए खेलने का कोई स्कोप नहीं बचा था टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, इसीलिए वो दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम? व्हाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? तो आपको ऐसा क्या मतलब आपको क्या लगता है कि मुन्ना का जो भाई था वो उसके लिए स्ट्रिक्ट था, तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? और भैया इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे उसके प्रति? आंसर इज मुन्ना फेल्ट डिसअपॉइंटेड। मुन्ना को काफी बुरा लगता है। भैया was so strict with him because he, Munna, was playful by nature and always wanted to play games like kabaddi, volleyball, etc. तो भैया बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इसीलिए थे मुन्ना के प्रति क्योंकि मुन्ना को खेलना बहुत पसंद था। ठीक है, उसका नेचर था कि वो अच्छे से खेले और हर समय वो खेलना ही चाहता था, जैसे कि कबड्डी, वॉलीबॉल या फिर काइट फ्लाइंग। ठीक है, तो ऐसे ही उसको खेलना पसंद था जो कि सही नहीं था नेचर से। ठीक है, उसका नेचर खेलने का था लेकिन ये बाय नेचर सही नहीं है, आपको पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी है ना, सिर्फ खेलने से थोड़ी ना काम चलेगा। तो इसीलिए उसके भैया उसके लिए स्ट्रिक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर? मुन्नाज और भैया कि आपको ज्यादा पसंद किसका कैरेक्टर है, मुन्ना का या भैया का? सो आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज बिकॉज ही भैया was a dutiful boy and knew his responsibility towards his younger brother. He also gave much importance to his father's hard earned money. तो मुझे भैया का कैरेक्टर इसीलिए ज्यादा पसंद है मुन्ना के कैरेक्टर से क्योंकि भैया बहुत ही ड्यूटीफुल, यानी कि उसे पता है कि उसका क्या कर्तव्य है। ठीक है, और वो अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से समझता है कि उसके छोटे भाई के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके छोटे बहन भाई होंगे, आप बड़े बच्चे हैं घर के, है ना, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जैसा आपका बिहेवियर होगा घर में वैसा ही आपके छोटे बहन भाई का भी बिहेवियर होगा। अगर आप बहुत ज्यादा शैतान होंगे, नोटी होंगे, तो आपके बहन भाई भी शैतानी करेंगे क्योंकि उनको लिवरेज मिल जाती है कि आप भी तो ऐसा कर रहे हैं। वो ये बोल सकते हैं कि बड़े भैया भी या बड़ी सिस्टर भी तो ऐसे ही कर रही हैं, तो हमें क्यों मना किया जा रहा है। ठीक है, और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम पे अपने सारे काम फिनिश करेंगे, अपनी चीजों को वेल ऑर्गेनाइज रखेंगे, तो आपके छोटे बहन भाई के लिए एक मैसेज होगा कि हमारे बड़े बहन भाई
हमारे लिए कितना अच्छे से कर रहे हैं, हर चीज को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी इतनी प्रेज होती है, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी अच्छे से काम करें। ठीक है, तो जो भैया है वो भी एक ड्यूटीफुल बॉय है और उसको अपने भाई के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उनका भी पूरा एहसास है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने फादर के हार्ड अर्न मनी यानी कि मेहनत से कमाए हुए पैसे की बहुत ज्यादा इज्जत करता है। उसे परवाह है कि मेरे फादर इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं तो मैं उन्हें वेस्ट नहीं जाने दूं और मैं भी मेहनत करके पढ़ाई करूं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे भैया का करेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है। आगे चलते हैं, लेट्स टॉक। डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल, कि क्या आपके स्कूल का कोई टाइम टेबल है? हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज इन वन वीक? तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि क्या आपका टाइम टेबल है। ऐसा कोई स्कूल नहीं हो सकता जिसका टाइम टेबल ना हो, है ना। आपकी फर्स्ट क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी, असेंबली कब होगी, लंच कब होगा, आपकी पीटीएम कब होगी, हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है ना। फिक्स टाइम होता है सब चीजों का। तो छुट्टी कब होगी, ऐसा तो नहीं है कभी बोला 2 बजे छुट्टी है, कभी 5 बजे छुट्टी कर दी, नहीं होगा ना। फिक्स टाइम पे छुट्टी हो जाएगी, फिक्स टाइम पे स्कूल में एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो यही बताना था कि आपका स्कूल का टाइम टेबल है या नहीं। और दूसरी चीज, किस सब्जेक्ट के कितने कितने एक वीक में पीरियड होते हैं वो आपको बताना है। सो इंग्लिश के 6 पीरियड 1 वीक, यानी कि अब बहुत सारे स्कूलों में सैटरडे संडे ऑफ होता है तो 5 डेज हो गए। ठीक है, कुछ स्कूल्स में सैटरडे ऑन होता है, वर्किंग होता है, तो 6 डेज हो गए। ठीक है, सो इंग्लिश के 6 पीरियड, हिंदी के 5, मैथ्स के 5, साइंस के 4, सोशल स्टडीज के 4, गेम्स के 2, आर्ट के 2, क्राफ्ट का 1, म्यूजिक का 1, डांस का 1, और बाकी SUPW या और एक्टिविटीज जो हो गई उनके भी 1 या 2 होते हैं। कंप्यूटर जैसे इसमें आ सकता है ना। सो नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम। तो अपने खेलने के अकॉर्डिंग और अपने स्टडी टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, कि आप घर आए, फिर आप 5-10 मिनट ब्रेक लेंगे, फ्रेशन अप हो जाएंगे, उसके बाद लंच करेंगे, उसके बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करेंगे या डायरेक्ट काम करेंगे। ठीक है, फिर शाम को कितने से कितने बजे तक खेलेंगे, कितने बजे टीवी देखेंगे, हर चीज मेंशन आपको करनी है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज गिविंग टू यू। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट क्या होता है कि आपको लेटर किस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, जैसे लेटर टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। अच्छा, जो फैमिली को लेटर लिखते हैं या जो क्लोज्ड वंस को हम लेटर लिखते हैं, उसमें क्या होता है, हम इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि आप बोल रहे हैं, है ना। फॉर्मल नहीं होते, वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। और जब आप अपने टीचर को, प्रिंसिपल को या फिर कहीं अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं तो वहां पे फॉर्मल टॉक करते हैं। वहां आप ऐसे नहीं पूछेंगे और बताओ आप कैसे हो, है ना, ऐसे नहीं। इनफॉर्मल लेटर में आप ऐसे पूछ सकते हैं कि और घर पे सब ठीक है, ये वो। लेकिन फॉर्मल लेटर में आपको बहुत ही वर्ड टू वर्ड जाना होता है कि आपको क्या काम है, डायरेक्ट उसी पे ही फोकस रहना होता है। ठीक है, सो लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, राइटर्स एड्रेस, जिसने लेटर लिखा है उसका एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी, एक लाइन छोड़ के डेट आएगी, उसके बाद ग्रीटिंग, ग्रीटिंग माय डियर माँ। ठीक है, या फिर अगर यहाँ आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप टीचर को लिखने हैं तो टू द टीचर, टू द रिस्पेक्टिव सर, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, तो इसीलिए आपने माय डियर माँ, मॉम, मदर, जो भी आप बोलेंगे वो। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन। समर वेकेशन छुट्टियों के बाद ये मेरा पहला लेटर है, यानी कि जो बच्चा है वो कहीं हॉस्टल में है ना, या डे बोर्डिंग में है, तो वो छुट्टियों के बाद वापस जब जाता है उसके बाद वो फर्स्ट टाइम लेटर लिखता है। वी स्टार्टेड अवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल, कि हमने अपनी क्लासेस तुरंत स्टार्ट कर दी थी जैसे ही हम हॉस्टल में पहुंचे थे। आई हैव सेटल्ड इन वेल, और मैं उसमें अच्छे से सेटल हो गया। इंट्रोडक्शन दिया पहले। ठीक है, स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोर्ट्रे। तो पोर्ट्रे और क्ले मॉडलिंग के लिए एक न्यू टीचर असाइन हुआ है हमें। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विद क्ले। उन्होंने हमें क्या सिखाया है कि फ्रूट और वेजिटेबल से, क्ले से आप फ्रूट और वेजिटेबल्स कैसे बना सकते हैं। वी देन पेंट देम, और फिर हम उन्हें पेंट करते हैं। ठीक है, दे लुक सो रियल, और वो बिल्कुल नेचुरल दिखाई देते हैं। वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन अगस्त। हमारा एक इंटर हाउस पोएट्री का कंपटीशन होने वाला है, यानी कि रिसाइट होता है बोलना, ठीक है, डिलीवर करना। पोएट्री हमें डिलीवर करनी है, बोलनी है, उसका इंटर हाउस कंपटीशन है अगस्त में। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
इट इज अ लॉन्ग पोएम, वो एक लंबी पोएम होगी, बट वी लर्न इट टुगेदर विद अवर टीचर, लेकिन हम उसे अपने टीचर्स के साथ मिलके लर्न कर लेंगे। इट इज नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ये अच्छा है कि मैं वापस स्कूल आ गया अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के पास। आई रिमेंबर यू एंड बाबा अलॉट, कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। गिव मी लव टू ग्रैंड मदर, गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, कि मेरा प्यार दादी और दादाजी को देना। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने एंडिंग कर दी। उसके बाद डू राइट बैक सून, और मुझे वापस से लेटर लिखना। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे, योर लविंग सन प्रताप, यहाँ आप लिखेंगे योर लविंग डॉटर, अगर आप लड़की हैं, लड़के हैं तो सन हो गया, और प्रताप की जगह आपको अपना नेम लिखना है। ऑलराइट, तो ये हो गई क्रिएटिव राइटिंग। अब आपको क्या है, आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेटर रीड कर लिया, अब हमें आंसर करने क्वेश्चंस के। हु हैज रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा, प्रताप ने लिखा। टू हुम हैज द लेटर बीन रिटन, और लेटर किसको लिखा, अपनी मदर को लिखा। वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर, लेटर लिखने वाला कहाँ रहता है, हॉस्टल में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, उसके हॉस्टल का नाम क्या है। देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है कृष्णा बॉयज हॉस्टल। ठीक है, तो ऐसे ही नाम लिख देंगे, कृष्णा बॉयज हॉस्टल। नेक्स्ट, ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन, तो ये लेटर किस डेट को रिटन है, तो यहाँ पे हमने डेट लिखी थी 10th of July 2000। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 10th July 2000। ऑलराइट, नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज और इवेंट्स इन योर स्कूल। तो अब आपको अपने फ्रेंड या किसी रिलेटिव को लेटर लिखना है जो कि दूसरे शहर में रहता है, उन्हें ये बताना है कि आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी या कोई इवेंट होने वाला है। ठीक है, फॉलो द सेम पैटर्न एज द अबाव लेटर, जो हमने पहले लेटर देखा है उसी की तरह वही सेम फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे अपना गर्ल्स हॉस्टल, मान लो आपको हॉस्टल में रहते हो तो आपको ये अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, अपना गर्ल्स हॉस्टल आदर्श विहार मंदिर जयपुर। ठीक है, उसके बाद आएगी डेट, उसके बाद आएगा आपका जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसके लिए ग्रीटिंग। ठीक है, माय डियर सुरभि या सुरभि, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। अब आपकी स्टार्टिंग होगी लेटर की। ठीक है, इंफॉर्मेशन आप बेसिकली देंगे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम फाइन एंड प्रे फॉर योर वेल बीइंग, कि मैं ठीक हूं और तुम्हारी अच्छी मतलब तुम ठीक हो ऐसी मैं कामना करता हूं या करती हूँ। लास्ट वीक आई वॉज वेरी बिजी विद अ पोस्टर कॉम्पिटिशन, कि पिछले हफ्ते मैं काफी बिजी थी अपने पोस्टर कॉम्पिटिशन के साथ। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय अवर स्कूल ऑन ओकेजन ऑफ द 65th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। और ये जो पोस्टर कॉम्पिटिशन था ये किस ओकेजन पे हुआ था, ये हमारे 65th एनिवर्सरी, जो इंडिया की इंडिपेंडेंस डे होता है उसकी 65th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में किया गया था। The students of 5 to 8 took part in this competition. तो इस जो कंपटीशन था उसमें 5 to 8 क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। They all praised to achievements of India during the period range from 1947 to 2011. तो इसमें क्या क्या था, प्रेज की गई थी जितनी भी अचीवमेंट हुई फ्रॉम 1947 टिल 2011, इस रेंज में, इस टाइम पीरियड में जितनी भी अचीवमेंट्स हमने की हैं, हमारी कंट्री ने की हैं, उन सभी की तारीफें की गई थी, उन सभी के बारे में बताया गया था। I also made a fine poster on the freedom struggle and the sacrifices made by freedom fighters. मैंने भी एक पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और एक काफी अच्छा, बहुत ही बेहतरीन पोस्टर बनाया था। फ्रीडम स्ट्रगल, स्ट्रगल क्या होती है, कितनी मुश्किलों का सामना किया गया। ठीक है, आजादी को पाने में कितनी मुसीबतों का सामना किया गया, कितने बलिदान दिए गए फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, उनका एक पोस्टर मैंने भी बनाया था। दैट वॉज अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस, और वो एक शानदार दिन था हम सभी के लिए। वी इंजॉयड अलॉट, और हम सभी ने बहुत ही इंजॉय किया। रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है। प्लीज डू राइट बैक सून, और चिट्ठी का जवाब जरूर देना, ये लेटर का तुम भी मुझे दोबारा से लिख के भेजना। योर लविंग फ्रेंड, और यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन देंगे कि आप कौन है, एंड योर नेम स्मिता। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका लेटर। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, दिस इज अ पैसेज, यू हैव टू रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। पहले आपको पैसेज पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करने हैं।
ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय। ओलिवर एक 9 साल का बच्चा था। ही लिव्ड विद हिज होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है? जो अनाथ आश्रम, ठीक है। अनाथ आश्रम को ऑर्फनेज बोलते हैं, जहां पे जिनके मम्मी पापा नहीं होते, ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम में रखा जाता है। तो वो अपने बाकी होमलेस, होमलेस होता है जिनका कोई घर नहीं होता, ठीक है। तो बिना बेघर बच्चे जो उसके दोस्त थे, उनके साथ वो एक ऑर्फनेज में रहता था। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज लिविंग देयर। तो आप देखेंगे कि जैसे आप हैं, ऐसे ऑर्फनेज के बच्चे बिल्कुल नहीं होते। वो बहुत ही डल होते हैं, बहुत, क्योंकि उनका कोई होता ही नहीं है, उनके अंदर फीलिंग्स भी इतनी ज्यादा नहीं होती, खुशी दुख इतना उनको नहीं पता होता, क्योंकि वो उनको कभी प्यार ही नहीं मिला होता, ठीक है। तो वो बहुत ही पेल था और पतला था, दुबला पतला ही होता है वहां बच्चा ज्यादातर, ठीक है। और बाकी बॉयज के साथ वो वहां रहता था। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन एनफ टू ईट। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत काम करना पड़ता था, लेकिन पेट भरकर खाना भी नहीं दिया जाता था। द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बल वॉज अ क्रूएल मैन एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज। तो वहां का जो ऑर्फनेज का जो ऑनर था मिस्टर बम्बल, वो बहुत ही क्रूएल था, ठीक है। यानी कि उसके अंदर दया धर्म बिल्कुल भी नहीं थी, और वो बच्चों को काफी मिसबिहेव करता था, उनको अच्छे से प्यार से नहीं रखता था। द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री। बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup. ये ठीक था, ये सच था कि उनको दिन में 3 बार खाना दिया जाता था, लेकिन ये भी बात थी कि उस मील के अंदर क्या कंसिडर किया जाता था, उस मील के अंदर क्या शामिल किया जाता था? सिर्फ एक पानी का पतला सा सूप दिया जाता था। अगर सोचो आपको पूरे दिन में सिर्फ सूप मिले, पूरे दिन दिन में 3 बार, वो भी पानी का, तो आप कैसे सस्टेन करेंगे? भूखे भूखे मरेंगे, है ना। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग। स्टार्विंग होता है भूखा मरना, ठीक है। तो वो इसीलिए हमेशा भूख से तड़पते रहते थे, यानी कि बहुत ज्यादा उनको हंगर फील होती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। तो इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो मास्टर से और सूप की डिमांड करेंगे। बट हु वुड बेल द कैट? लेकिन बेल द कैट एक कहावत है कि आफत में सर कौन दे, ठीक है, कि कौन बिल्ली की घंटी कौन बजाएगा, ठीक है। तो कौन इस मुसीबत का सामना करेगा, कौन बोलेगा? फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर। और फाइनली ये जो टास्क है ये किसको मिलता है? ओलिवर को मिलता है। When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. तो जब सभी लड़के इकट्ठे हुए कोल्ड स्टोन हॉल में, जहां पे उनको इवनिंग मील मिलती है, उनको सूप सर्व किया गया। इट सून डिसअपियर्ड। और वो जल्द ही गायब हो गया। गायब होने का क्या मतलब है? खत्म हो गया। The boys whispered to one another and one boy pushed Oliver a little. तो लड़के आपस में फुसफुसाने लगे, बड़बड़ाने लगे। विस्पर होता है धीरे धीरे आवाज में कुछ बोलते हैं, ठीक है। वन अनदर, देखो जब हम एक से ज्यादा होते हैं तो उसके लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। तो क्योंकि वहां ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसीलिए वो एक दूसरे से बात करते हैं। और लड़के, एक किसी लड़के ने क्या करा, ओलिवर को पुश कर दिया, थोड़ा सा धक्का दिया। जैसे हमें कुछ बात बोलनी होती है तो हम खुद से नहीं बोलते, तो उसको हाथ मारते हैं कि भाई तू बोलना, तो उसको थोड़ा सा पुश किया। ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट stood up, walking up to the master with his bowl and spoon in his hand, and said tremblingly, "Please, sir, I want some more." तो ओलिवर ने एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट किया, बहादुरी का काम किया, खड़ा हुआ, चलते हुए अपने मास्टर के पास गया, अपना बाउल लेके और स्पून लेके अपने हाथ में, और ट्रेम्बलिंग होता है कांपते हुए, ठीक है। तो और कपकपाते हुए बोलता है कि प्लीज सर, मुझे थोड़ा और चाहिए, मुझे थोड़ा और सूप चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? कि ओलिवर और ऑर्फनेज में क्यों रहता है? ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही हैड नो होम। क्योंकि उसका कोई घर नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर बम्बल? तो बम्बल कौन है? ऑनर है ऑर्फनेज का। ही वाज द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज। वो ऑर्फनेज का ऑनर है। व्हाट मील वाज द बॉयज गिवन? लड़कों को क्या खाने को मिलता था? दे वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। उनको एक कटोरा पानी वाले सूप का मिलता था। व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल? ओलिवर मिस्टर बम्बल को क्या कहता है? ओलिवर सेड टू मिस्टर बम्बल दैट ही वांटेड सम मोर सूप। तो ओलिवर कहता है कि मुझे थोड़ा और सूप चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं।
द बॉयज वर गिवन 3 meals a day. Then why were they always hungry? लड़कों को दिन में 3 बार खाने को दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो हर समय भूखे क्यों रहते थे? Because the soup they were given was not enough. क्योंकि उसमें उनका पेट नहीं भरता था. Because they worked very hard all day long. क्योंकि वो पूरे दिन बहुत मेहनत करते थे. Because the older boys drank up their soup. क्योंकि जो बड़े बच्चे थे वो उनका छोटे वालों का सूप पी जाते थे. तो राइट आंसर इज बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नॉट एनफ. क्योंकि जो उन्हें सूप मिलता था वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता था, उसमें उनका पेट नहीं भरता था. आगे चलते हैं. फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम. तो ऐसे वर्ड ढूंढने पैसेज से जो सेम मीनिंग हो, जैसे वेरी हंग्री यानी कि बहुत ज्यादा भूखा. तो स्टार्विंग मैंने आपको बताया कि जिसको जो भूखा मरता है ना. तो वेरी हंग्री के लिए हम स्टार्विंग ढूंढ सकते हैं पैराग्राफ 2 से. एंड टू वेनिश, वेनिश हो जाता है गायब हो जाना, ठीक है. और डिसअपियर्ड पैराग्राफ 3 में दिया हुआ है, उसका भी मतलब सेम होता है, गायब हो जाना या दिखाई ना देना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज all the boys assembled in the cold stone hall. Here the word assembled means कि सभी बच्चे कोल्ड स्टोन हॉल में इकट्ठा होते हैं. यहाँ जो वर्ड है assembled, इसका क्या मतलब है? तो assemble का मतलब होता है मिलना, इकट्ठे हो जाना, गैदरिंग, ठीक है. मूव्ड अवे, दूर हो जाना. कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाना. वर्कड टुगेदर, एक साथ काम करना. तो assemble हो जाता है मिलना, ठीक है. कलेक्शन या कलेक्टेड हो जाना, ठीक है. नेक्स्ट इज From the word assembled, remove the last 2 letters. तो assembled में से अगर last 2 letter निकाल दिए, ed को हटा दिया, add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gather. और एक ऐसा वर्ड बनाया, एक लेटर को यूज करके ऐसा वर्ड बनाया जिसका मतलब हो कि सभी बच्चे स्कूल में एक साथ मिले, तो उसको क्या बोलेंगे? तो वाई अगर लगा देते हैं तो बन जाती है असेंबली, यानी कि जो आपका प्रेयर का रिचुअल होता है मॉर्निंग में स्कूल में, उसको बोलते हैं क्या? असेंबली, ठीक है. तो सिर्फ ईडी को हटा के हमने वाई ऐड कर दिया तो बन गया असेंबली. गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैराग्राफ. आपको एक सुटेबल टाइटल देना है पैराग्राफ को, तो आप क्या दे सकते हैं? आप दे सकते हैं ओलिवर एंड द बॉयज, ओलिवर इन एन ऑर्फनेज, ठीक है. या फिर स्टोरी ऑफ एन ऑर्फनेज, कुछ भी दे सकते हैं जो आपको ठीक लगे, ठीक है. स्ट्रगल इन एन ऑर्फनेज, ठीक है. कुछ भी दे सकते हैं टाइटल आप. आगे चलते हैं. लेट्स राइट. तो लिखना है आपको. टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज. लर्न का मतलब होता है सीखना, ठीक है. अंडरस्टैंड करना और नॉलेज को बढ़ाना. टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन. टीच का मतलब होता है बताना या एक्सप्लेन करना, समझाना. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न. तो आपको टीच और लर्न 2 ही वर्ड फिल करने हैं, लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. जैसे विल यू डैश मी चेस, क्या तुम मुझे चेस सिखाओगे? तो टीच आ जाएगा. मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8, मिस्टर शर्मा 8th क्लास को पढ़ाते हैं, तो टीचर्स आ जाएगा. द स्टूडेंट हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी, स्टूडेंट्स को रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ाया गया, तो लर्न आ जाएगा, ठीक है. My sister has dashed me how to ride a horse. मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाती है कि हॉर्स को कैसे राइड करना है, तो taught, ठीक है. मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया कि हॉर्स को कैसे राइड करना है. नेक्स्ट, I have dashed some of the customs of India, कि मैंने इंडिया के कुछ कस्टम्स सीखे हैं, learn. I dash how to cycle when I was just 4 year old, कि जब मैं सिर्फ 4 साल का था मैंने साइकिल चलानी सीखी थी, तो learned आ जाएगा, ठीक है. आगे चलते हैं. चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ. आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल डैश गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, कि सभी क्लास 5th के बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं उनको इकट्ठा किया गया. तो वाज और वर में से क्या आएगा? वॉज नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसीलिए वर आया, ठीक है. They dash going for the inter school race. वो सभी कहाँ जा रहे हैं? इंटर स्कूल रेस के लिए जा रहे हैं. अब फिर से वॉज और वर में क्लियर हो गया कि सिंगुलर यूज नहीं करेंगे, ग्रुप है बच्चों का, तो हम वर यूज करेंगे, ठीक है. द बस डैश अराइव और अराइव्ड एंड दे डैश लीव और लेफ्ट फॉर द स्टेडियम. बस आती है और वो सभी स्टेडियम के लिए चले जाते हैं, तो लीव या लेफ्ट, ठीक है. दे लेफ्ट, वो चले गए, ठीक है. पास्ट के लिए हमने लेफ्ट यूज किया. और अराइव या अराइव्ड में से
क्या यूज करेंगे, अराइव्ड यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है तो हमें पूरा ही पास्ट टेंस में रखना होगा, ठीक है। द रनर्स वर डैश टू द स्टार्टिंग पॉइंट, रनर्स को स्टार्टिंग पॉइंट तक लेके गए, टेकिंग या टेकन, लेके जाया गया है ना, तो टेकन आएगा। द रनर्स डैश देयर पोजीशन, रनर्स ने अपनी पोजीशन ले ली, तो टेक या टुक, टुक सब कुछ पास्ट टेंस में चले जाएगा। सर डैश द विसल, सर ने सीटी बजाई, तो पास्ट या पास्ट टेंस आएगा या प्रेजेंट आएगा, पास्ट आएगा, तो आएगा ब्लो का पास्ट ब्लू, ठीक है। वन स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल डैश फास्ट एंड डैश फर्स्ट, कि एक स्कूल, हमारे स्कूल का एक बच्चा भागा और वो फर्स्ट आया, तो रैन, रन नहीं आएगा, रैन पास्ट फॉर्म, और केम नहीं आएगा, कम आएगा, ठीक है। सॉरी, कम नहीं आएगा, केम आएगा, पास्ट टेंस। एवरीवन डैश देयर बेस्ट एंड अवर स्कूल डैश द ट्रॉफी, कि सबने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और हमारे स्कूल को ट्रॉफी मिली, तो डू का पास्ट डिड हो गया, और विन वॉन में से आ जाएगा वॉन, पास्ट टेंस, ठीक है। एवरीवन डैश जॉयस, और सभी बहुत ही खुश हो गए, तो फील या फेल्ट या फेल, फेल तो गिरना हो जाएगा, ठीक है। फील एहसास करना, फीलिंग के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट टेंस के लिए हमने फेल्ट यूज करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे सेंटेंसेस दिए हैं। भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने क्या यूज किया, फॉर, ठीक है। और दूसरी चीज है मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग, कि मुन्ना सुबह से पतंग उड़ा रहा है, फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, कि एक काम पहले शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है, अभी भी वो चल रहा है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, सिंस यूज किया, ठीक है। हमें एक टाइम पीरियड दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, और हम ये दिखा रहे हैं कि पहले कोई काम शुरू हुआ है और वो अभी तक चल रहा है, उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस, फॉर और सिंस को आपको यूज करना है। फर्स्ट वन इज आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश आई वॉज अ बेबी, कि मैं जब से इस घर में रह रही हूँ, जब से मैं एक बच्ची थी, ठीक है। तो बचपन से रह रही है और आज भी रह रही है, इसीलिए हमने अभी भी वो कंटिन्यूएशन में है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। नेक्स्ट, दिस बिग जार हैज बीन इन अवर फैमिली डैश मैनी ईयर्स, कि ये जार हमारी फैमिली में, ये जो बड़ा सा जार है ये हमारी फैमिली में सालों से है, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक टाइम पीरियड बता रहा है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, फॉर। नेक्स्ट, द ओल्ड बनियन ट्री इन द विलेज हैज बीन देयर डैश द लास्ट 200 years, एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात की कि ये जो बनियन ट्री है पुराना, ये हमारे गांव में 200 साल से है, ठीक है, तो एक लंबे टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो हमने फॉर यूज किया। Nobody has seen him dash yesterday, कि कल से उसे किसी ने नहीं देखा, तो इसके लिए कल नहीं देखा और अभी तक भी नहीं देखा, अभी भी वो काम कंटिन्यूएशन में है, तो हमने इसके लिए क्या यूज किया, सिंस यूज किया, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्ड है, प्रोजेक्ट वर्क है, चूज अ स्टोरी दैट यू लाइक, एक स्टोरी चूज करने जो कि आपको पसंद है। 4 के ग्रुप में आपको डायलॉग्स लिखने हैं स्टोरी के लिए, और उसका एक शॉर्ट प्ले तैयार करना है, ठीक है। और यू मे देन प्रेजेंट इट इन द क्लास, और फिर आप इसको क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आप खुद से करेंगे। और इसी के साथ हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है, माय एल्डर ब्रदर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी यूनिट 5 को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।